जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा स्ट्रेस से लड़ते हुए गुजारते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं पूछते स्ट्रेस आता कहां से है। क्या स्ट्रेस बाहर से आता है, लोगों से, गलत बातों से, अनफेयर सिचुएशन से, या ट्रैफिक, वर्कलोड, रिलेशनशिप से? नहीं, मेल रॉबिन्स कहती है स्ट्रेस बाहर की चीज नहीं, स्ट्रेस हमारा दिमाग है जो हमें सर्वाइवल मोड में धकेल देता है। और यही रीजन है कि कई बार छोटी सी बात भी दिल धड़का देती है। एक मैसेज का डिले भी एंजाइटी बढ़ा देता है। एक छोटी गलती भी खुद से नफरत करा देती है, क्योंकि दिमाग हर चीज को खतरे जैसा महसूस करने लगता है। लेकिन पार्ट 2 में मेल हमें एक ऐसा लेंस देती है जिससे पहली बार स्ट्रेस का असली चेहरा दिखता है और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी। ये हिस्सा सिर्फ थ्योरी नहीं, ये न्यूरोसाइंस है, ये इमोशनल ट्रूथ है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है जहां लोग अपनी रोजमर्रा की स्ट्रेस को लेट देम और लेट मी के जरिए कंट्रोल नहीं, मास्टर करना सीख जाते हैं। पार्ट 2 की सबसे अहम बात यह है, स्ट्रेस कभी सिर्फ सिचुएशन के कारण नहीं आता। स्ट्रेस हमारी उस आदत से आता है जिसमें हम हर चीज को अपने मुताबिक बनाना चाहते हैं। और जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो और सिर्फ अपना रिस्पॉन्स पकड़ते हो तो स्ट्रेस मेल्ट होने लगता है, धीरे धीरे पर परमानेंटली। इस हिस्से में हम सीखेंगे स्ट्रेस असल में आपके ब्रेन की कौन सी वायरिंग से आता है, कैसे आपका माइंड डेंजर मोड में अटक जाता है, लेट देम थ्योरी कैसे स्ट्रेस को तुरंत न्यूट्रल कर देती है, क्यों लेटिंग गो आपकी नर्वस सिस्टम को शांत करता है, और कैसे लेट मी आपका कॉन्फिडेंस वापस लाता है। अगर पार्ट 1 ने आपको कंट्रोल की जंजीरें दिखाई थी, तो पार्ट 2 आपको उन जंजीरों से आजाद होने का तरीका सिखाएगा। तो ईयरफोन्स ठीक से लगा लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए डूबते हैं पार्ट 2 की शुरुआत में, जहां हम समझेंगे कि स्ट्रेस आप पर हावी क्यों होता है और लेट देम थ्योरी उसे आपकी ताकत कैसे बना देती है। रेडी? लेट्स बिगिन। चैप्टर 9, यस, लाइफ इजंट फेयर। कभी रात में छत को देखते हुए आपने महसूस किया है जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हम दिल में इमेजिन करते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं, कुछ लोगों को बिना मांगे मिल जाता है, और कुछ पूरी जिंदगी कोशिश करते हुए भी वही खड़े रह जाते हैं। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में एक हर्ष लेकिन अनबिलीवेबली लिबरेटिंग ट्रूथ बताती है, लाइफ वॉज नेवर डिजाइन्ड टू बी फेयर। और जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार करते हैं, उतनी जल्दी आपके दिल से कंपैरिजन का जहर उतरने लगता है। अब इमेजिन करो, तुम पहाड़ के नीचे खड़े हो, एक रास्ता स्मूथ है, वाइड है, साफ है, और वो सीधा शिखर तक जाता है। और एक रास्ता पतला है, टूटे पत्थरों से भरा हुआ, कहीं पेड़ों की जड़ें, कहीं फिसलन, कहीं अंधेरा। अब सोचो, कुछ लोग उस स्मूथ रास्ते पर जन्म लेते हैं, उनके पास पैसा है, सपोर्ट है, गाइडेंस है, फैमिली कनेक्शंस है, अपॉर्चुनिटीज है। और कुछ लोग, उनके हिस्से में वो पाथ आता है जो स्ट्रगल से भरा है, जहां हर कदम पर गिरने का डर है, जहां हर सफलता के लिए 2 गुना पेन सहना पड़ता है। मेल कहती है, तुम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि तुम कहां से स्टार्ट करोगे, लेकिन तुम ये जरूर डिसाइड कर सकते हो कि तुम कितनी दूर जाओगे। इस चैप्टर की सबसे सिनेमैटिक मोमेंट, मेल की जेलसी वाली स्टोरी। एक दिन उनकी फ्रेंड ने अपना ड्रीम होम रिनोवेट किया, हर कॉर्नर एस्थेटिक, हर वॉल डिजाइनर, हर डिटेल मैगजीन जैसी परफेक्ट। मेल वहां खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर एक छोटी सी चुभन थी। क्यों उसकी जिंदगी इतनी परफेक्ट है और मेरी इतनी धीमी? और जैसे ही ये थॉट आया, एक बहुत शांत, बहुत मैच्योर अवेयरनेस आई। तुम सिर्फ उसका रिजल्ट देख रही हो, तुमने उसकी रातें नहीं देखी, उसके टीयर्स नहीं देखे, उसके सैक्रिफाइसेस नहीं देखे। उस हाउस टूर के बाद मेल कार में बैठी और खुद से बोली, कंपैरिजन मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी है, उसकी सक्सेस की वजह नहीं। ये लाइन एक पूरा पर्सपेक्टिव बदल देती है। फिर वो कहानी जिसमें एक एंटरप्रेन्योर अपनी स्टार्टअप कंपेयर करता रहा
एक कॉम्पिटिटर से जिसके पास फैमिली मनी था। वो सोचता रहा, उसके पास पैसा, कनेक्शंस, रिसोर्सेस, उसे आगे होना ही था। मैं क्यों नहीं? मेल कहती है, अगर दो लोग अलग स्टार्टिंग लाइन से दौड़ते हैं तो फिनिश लाइन को कंपेयर करना मूर्खता है। लाइफ अनफेयर है, सबकी शुरुआत अनइक्वल है, लेकिन ग्रोथ इक्वल है, क्योंकि ग्रोथ का सीड अंदर से आता है, ना पैसे से, ना लक से, ना कनेक्शन से। न्यूरोसाइंस बताती है कि कंपैरिजन दिमाग पर फिजिकल पेन जैसा असर करता है। एमआरआई स्कैन्स प्रूव करते हैं कि जब आप खुद को किसी से नीचे महसूस करते हो, आपकी ब्रेन सर्किटरी वैसी ही एक्टिवेट होती है जैसी चोट लगने पर होती है। यानी कंपैरिजन सिर्फ इमोशन नहीं, वो लिटरली दर्द है। और जब कोई दर्द बार बार रिपीट होता है, दिमाग उसे पैटर्न मान लेता है। इसलिए आप बार बार वही एप्स खोलते हो, वही प्रोफाइल्स देखते हो और वही एक महसूस करते हो, क्योंकि दिमाग एडिक्टेड हो चुका है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने के पेन से। मेल इस एडिक्शन को तोड़ने के लिए कहती है, लेट देम हैव देयर लाइफ, लेट मी बिल्ड माइन, लेट देम हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, लेट देम स्टार्ट अहेड, लेट देम गेट व्हाट यू डिडंट। और उसके बाद लेट मी प्ले द हैंड आई हैव बीन गिवन विद करेज, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। क्योंकि अनफेयर लाइफ में भी कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। यही अनफेयरनेस उन्हें शार्पन करती है। पेन उनकी स्ट्रेंथ बनता है, स्लो प्रोग्रेस उनकी स्टेबिलिटी बनती है और स्ट्रगल उनका रेजिलियंस बनाती है। मेल की सबसे डीप लाइन, इट्स नॉट अबाउट द हैंड यूर डेल्ट, इट्स अबाउट हाउ यू प्ले इट। किसी को ज्यादा कार्ड्स मिले हैं, लेट देम। किसी को इजियर लाइफ मिली है, लेट देम। किसी ने पहले सफलता पाली है, लेट देम। क्योंकि तुम यूनिक हो, तुम्हारी जर्नी यूनिक है, तुम्हारी स्ट्रगल यूनिक है और तुम्हारी जीत भी यूनिक होगी। और शायद डीप डाउन तुम्हें एक इजी फेयर लाइफ नहीं चाहिए, तुम्हें एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए। एक ऐसी लाइफ जहां तुम्हारी मेहनत चमके, तुम्हारा कैरेक्टर टेस्टेड हो और तुम्हारी जीत जेन्युइनली अर्न्ड हो। अब कमेंट में बताओ, जिंदगी की अनफेयरनेस के कौन से हिस्से ने आज तुम्हें थोड़ा हल्का, थोड़ा समझदार बनाया? चैप्टर 10, हाउ टू मेक कंपैरिजन योर टीचर। कभी कभी इंसान खुद को आईने में नहीं, दूसरों की जिंदगी में देखना शुरू कर देता है और यही कंपैरिजन की पहली गलती है। हम अपने सच को किसी और की कहानी की रोशनी में परखने लगते हैं। जहां हमें अपनी जर्नी दिखनी चाहिए, वहां किसी और का रिजल्ट दिखाई देने लगता है और जब रिजल्ट सामने होता है तो मन चुपचाप खुद को छोटा महसूस करने लगता है, जैसे हमारी मेहनत कुछ भी नहीं, जैसे हमारा सफर किसी और की सक्सेस के आगे फीका है। मेल रॉबिन्स कहती है कि कंपैरिजन का दर्द इसलिए चुभता है क्योंकि हम उसे गलत लेंस से देखते हैं। हम कंपैरिजन को पनिशमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि सच में कंपैरिजन एक डायरेक्शन हो सकता है अगर हम उसे सही जगह से देखें। कंपैरिजन तभी जहरीला बनता है जब हम उसे टॉर्चर बना देते हैं, लेकिन कंपैरिजन वही है जो हमें सीखने का मौका देता है। वही हमें दिखाता है कि हम कहां खड़े हैं और कहां जा सकते हैं। मेल दो प्रकार के कंपैरिजन्स की बात करती है, टॉर्चर कंपैरिजन और टीचर कंपैरिजन। टॉर्चर कंपैरिजन वह है जहां आप उन चीजों से खुद को कंपेयर करते हैं जो आपके कंट्रोल में कभी थी नहीं। किसी की हाइट, किसी की जेनेटिक्स, किसी की सोशल स्टेटस, किसी का फैमिली प्रिविलेज, किसी की इनहेरिटेड ब्यूटी या पैसा। ये कंपैरिजन आपको लगातार ये महसूस कराता है कि आपकी जिंदगी पहले ही पीछे छूट चुकी है। इस तरह का कंपैरिजन साइलेंटली आपके सेल्फ वर्थ पर हमला करता है। यह आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है, आपकी जर्नी को मीनिंगलेस बनाता है और आपके भीतर विक्टिमहुड की भावना भर देता है। लेकिन फिर आता है टीचर कंपैरिजन। ये कंपैरिजन रिजल्ट नहीं देखता, ये प्रोसेस देखता है। ये कंपैरिजन जेलसी नहीं जगाता, क्लैरिटी जगाता है। ये पूछता है, उसने क्या किया जो मैं सीख सकता हूं? उसकी कौन सी हैबिट मेरे बस में है? उसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी? उसने कौन सी चॉइसेस की जो मैं आज से कर सकता हूं? टीचर कंपैरिजन रिजल्ट की चमक नहीं देखता,
वो रूटीन की मेहनत देखता है। वो प्रिविलेज से कंपैरिजन नहीं करता, वो प्रैक्टिस से कंपैरिजन करता है। यही कंपैरिजन इंसान को स्टूडेंट बनाता है। मेल एक कहानी बताती है, दो भाइयों की। परिस्थितियां एक जैसी, एनवायरनमेंट एक जैसा, अपब्रिंगिंग एक जैसी, लेकिन दोनों की जिंदगी का रास्ता बिल्कुल अलग। एक कंपैरिजन से टूट गया और दूसरा कंपैरिजन से बना। पहला भाई कहता रहा, उसकी किस्मत अच्छी है, मेरे पास वो टैलेंट नहीं, मेरी लाइफ अनफेयर है। दूसरा भाई क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहा, उसने मेहनत कैसे की, उसका तरीका क्या था, उसकी डिसिप्लिन कैसी थी। एक कंपैरिजन ने विक्टिम बना दिया, दूसरे कंपैरिजन ने वॉरियर बना दिया। फर्क सिर्फ नजरिए का था। मेल कहती है, कंपैरिजन को रोकना जरूरी नहीं है, कंपैरिजन को सही दिशा देना जरूरी है। कंपैरिजन हमेशा आएगा। इंसान नेचर से ऑब्जर्व करने वाला प्राणी है। सवाल यह नहीं कि कंपैरिजन कैसे रोका जाए, सवाल यह है कि कंपैरिजन से सीखा क्या जाए। इमेजिन करो, तुम किसी एथलीट को देखते हो। टॉर्चर कंपैरिजन कहेगा, मैं कभी ऐसा नहीं बन सकता। लेकिन टीचर कंपैरिजन कहेगा, उसका रूटीन क्या है, उसकी टाइमिंग कैसी है, उसका डिसिप्लिन कैसा है। इमेजिन करो, तुम किसी सिंगर को सुनते हो। टॉर्चर कंपैरिजन कहेगा, मेरी आवाज उसके जैसी नहीं होगी। टीचर कंपैरिजन कहेगा, उसने प्रैक्टिस कितने घंटे की होगी। दोनों एक ही चीज देखते हैं, फर्क सिर्फ इंटरप्रिटेशन का है। मेल इस चैप्टर में कहती है, योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इजंट द पर्सन यू एनवी, इट्स द वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो कोशिश करने से डरता है। कंपैरिजन तुम्हें हमेशा किसी और से नहीं लड़ाता, कंपैरिजन अक्सर तुम्हें अपने ही एक बड़े वर्जन से मिलाता है। वो वर्जन जो तुम बन सकते हो लेकिन अभी नहीं बने। और शायद कंपैरिजन का असली मकसद यही है, तुम्हें यह दिखाना कि आप कहां अटके हो और आप कहां पहुंच सकते हो। अब कमेंट में बताओ, आज कंपैरिजन में आपको कौन सा लेसन मिला जो पहले कभी नहीं दिखा था। चैप्टर 11, द ट्रूथ नो वन टोल्ड यू अबाउट अडल्ट फ्रेंडशिप। बचपन में दोस्ती बहुत आसान थी। कोई फॉर्मल एफर्ट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई ऑकवर्डनेस नहीं। आप सैम स्कूल में जाते थे, सैम ग्राउंड में खेलते थे, सैम कॉलोनी में रहते थे, बस दोस्ती अपने आप हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, फ्रेंडशिप अपने आप नहीं बनती। और यही वो सच्चाई है जिसे कोई हमें नहीं बताता। मेल रॉबिन्स कहती है कि अडल्टहुड में दोस्ती ग्रुप स्पोर्ट नहीं रहती, ये एक इंडिविजुअल जर्नी बन जाती है। हाई स्कूल और कॉलेज खत्म होते ही एक बड़ा भारी सा स्कैटरिंग शुरू होता है। दोस्त अलग शहर चले जाते हैं, अलग टाइमलाइन पर चलने लगते हैं। कोई शादी करता है, कोई बच्चे प्लान करता है, कोई करियर चेस करता है, कोई डिप्रेशन से लड़ता है, कोई लाइफ रीसेट कर रहा होता है। और धीरे धीरे वो दोस्ती जो एफर्टलेसली चलती थी अब एफर्ट मांगने लगती है। लेकिन एफर्ट का सच भी कोई नहीं बताता। एफर्ट सिर्फ मिलकर बैठने का नहीं, एफर्ट अंडरस्टैंडिंग का होता है। रिसर्च बताती है कि एडल्टहुड में इंसान अपने कोवर्कर्स के साथ फैमिली या फ्रेंड्स से ज्यादा समय बिताता है। ये फैक्ट अपने आप में फ्रेंडशिप की रियलिटी बदल देता है, क्योंकि अब क्लोजनेस कन्वीनियंस पर नहीं, इंटेंशन पर डिपेंड करती है। मेल एक कहानी साझा करती है, एक महिला की जो नए शहर में शिफ्ट हुई थी। पहले कुछ महीनों तक वो अकेली रही। उसे लगा कि लोग रूखे हैं, उसे इग्नोर करते हैं, कोई उसे स्पेस नहीं देता। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि बात इग्नोर करने की नहीं थी, बात यह थी कि हर इंसान अपनी लाइफ में इतना उलझा हुआ था कि किसी नए को स्पेस देना उनके दिमाग में आता ही नहीं था। कनेक्शन बनना मुश्किल इसलिए नहीं था कि लोग कोल्ड थे, कनेक्शन मुश्किल इसलिए था क्योंकि सभी व्यस्त थे, सभी अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। मेल कहती है कि ट्रू अडल्ट फ्रेंडशिप 3 स्तंभों पर टिकी होती है, प्रॉक्सिमिटी, टाइमिंग और एनर्जी। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या आप फिजिकली मिल सकते हो, क्या आपकी दिनचर्या मिलती है। टाइमिंग मतलब क्या आप दोनों एक जैसे लाइफ फेज में हो, क्या आपके प्रायोरिटीज मैच करते हैं। एनर्जी मतलब क्या आप नेचुरली एक दूसरे के साथ रहकर
हल्का महसूस करते हो या हैवी? अगर इन तीन में से कोई एक चीज मिसमैच हो तो फ्रेंडशिप धीरे धीरे फेड हो जाती है। बिना लड़ाई, बिना ड्रामा, बस क्वाइटली, जैसे कोई धूप धीरे धीरे खिड़की से हट जाती है। मेल अडल्ट फ्रेंडशिप के फेडिंग को एक नेचुरल सीजन चेंज बताती है। एक दिन सब कुछ नॉर्मल होता है और अगले दिन आप महसूस करते हो कि अब वो रिश्ता वैसा नहीं रहा। कोई गलती नहीं हुई, कोई ब्लेम नहीं है, सिर्फ लाइफ ने अपना काम किया है। लोग बढ़ते हैं, प्रायोरिटीज बदलती है, रास्ते अलग हो जाते हैं और इसे एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी है, वीकनेस नहीं। मेल की आवाज यहां थोड़ी धीमी और थॉटफुल हो जाती है। हर दोस्ती लाइफ टाइम के लिए नहीं होती, कुछ सिर्फ एक सीजन के लिए होती है, कुछ सिर्फ एक रीजन के लिए, और कुछ रेयर दोस्ती ही होती है जो पूरे जीवन भर साथ चलती है। वो बताती है कि अडल्ट फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा दर्द डिस्कनेक्ट नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि हम पुरानी फ्रेंडशिप्स को उसी इंटेंसिटी पर पकड़े रखते हैं जबकि लाइफ आगे बढ़ चुकी होती है। हम पुरानी एक्सपेक्टेशंस के साथ नई सर्कमस्टेंसेस में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं और हर बार टूटते हैं, जबकि सच्चाई ये है दोस्ती तब तक सुरक्षित है जब तक वो दोनों के लिए आसान और नर्चरिंग हो। जैसे ही एफर्ट अनइक्वल हो जाता है, फ्रेंडशिप बोझ बनने लगती है। मेल हमें याद दिलाती है कि दोस्ती सिर्फ मिलने पर नहीं बल्कि समझ पर टिकी होती है। किसी के ना आने पर हर्ट होना आसान है, लेकिन उस हर्ट के पीछे का ट्रूथ समझना मैच्योरिटी है। शायद उनका स्केड्यूल टाइट है, शायद उनका इमोशनल बैंडविड्थ कम है, शायद वो किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं जिसका उन्होंने किसी से जिक्र नहीं किया। अडल्ट फ्रेंडशिप में सबसे बड़ा स्किल है बिना ब्लेम किए समझना और बिना फोर्स किए स्पेस देना। मेल कहती है, आप किसी को अपनी लाइफ में मजबूर नहीं कर सकते, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप कनेक्शन के लिए उपलब्ध रहें और फिर लेट देम चूज। और यही वो लाइन है जो अडल्ट फ्रेंडशिप्स को सबसे ग्रेसफुली हैंडल करती है। अब कमेंट में बताओ, क्या कोई फ्रेंडशिप है जो क्वाइटली फेड हो गई और क्या अब आप उसे नए नजरिए से समझ पा रहे हो? चैप्टर 12, व्हाई सम फ्रेंडशिप्स नेचुरली फेड। कुछ रिश्ते बिना किसी लड़ाई, बिना किसी गलतफ हमी के बस धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इतना धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता कि किस दिन वो दोस्त आपके रोज के लोगों की सूची से उतरकर कभी कभार याद आने वाले बन गया। अडल्ट लाइफ की ये सबसे चुपचाप होने वाली सच्चाई है। लोग दूर नहीं जाते, लोग बदलते हैं और उसी बदलाव में कई रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद रिलेटेबल कहानी से करती है। एक नेबरहुड फ्रेंड ग्रुप था, वर्षों तक साथ बैठना, कॉफी, फेस्टिवल्स, बच्चों का खेलना, सब कुछ रूटीन जैसा था। और फिर एक दिन एक नया परिवार उस घर के सामने आकर रहने लगा। धीरे धीरे डायनामिक्स बदलने लगे। पुराने दोस्तों के ग्रुप चैट में नए लोग जुड़ने लगे, गैदरिंग्स का टोन बदल गया और मेल की एक फ्रेंड ने महसूस किया कि अब वो उतनी सेंटर नहीं रही जितना पहले रहती थी। वो महिला अंदर से टूट गई। उसे लगा, मैंने क्या गलती की? क्यों मैं अब उनके प्लान का हिस्सा नहीं हूं? और यही वो जगह है जहां मेल कहती है, कभी कभी दोस्ती फेड इसलिए नहीं होती कि कोई गलत हुआ। दोस्ती फेड इसलिए होती है क्योंकि लाइफ आगे बढ़ रही होती है। लाइफ फेजेस बदलते हैं, एनर्जी बदलती है, प्रायोरिटीज बदलती है और हर बदलाव के साथ फ्रेंडशिप्स भी अपनी नई जगह ढूंढती है। मेल अडल्ट फ्रेंडशिप्स के फेडिंग को वेदर की तरह समझाती है। कुछ दोस्ती गर्मियों की धूप जैसी होती है, तेज, चमकदार, बेहद गर्म, लेकिन मौसम बदलते ही वो धूप हल्की होने लगती है। कुछ दोस्ती बारिश जैसी होती है, इंटेंस, इमोशनल, लाइफ ऑल्टरिंग, लेकिन हर बारिश का सीजन खत्म होता है। और कुछ दोस्तियां पहाड़ों की हवा जैसी, धीमी, स्थिर, कई वर्षों तक चलने वाली। हमारी गलती यह है कि हम हर रिश्ते को पहाड़ बना देना चाहते हैं, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ सीजन होते हैं। हर दोस्ती के फेड होने के पीछे 3 फंडामेंटल रीजंस होते हैं और मेल उन्हें बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। 1, लाइफ ट्रांजिशंस, करियर बदलते हैं, शादियां होती हैं,
बच्चे आते हैं, कोई नया शहर चला जाता है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। इन ट्रांजिशंस के लिए कोई गिल्टी नहीं होता, लेकिन इन ट्रांजिशंस में जो लोग साथ नहीं चल पाते वो धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। 2. प्रॉक्सिमिटी का टूटना। अडल्ट फ्रेंडशिप में प्रॉक्सिमिटी का मतलब सिर्फ दूरी नहीं होता। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है मिलने की कैपेसिटी, समय की अवेलेबिलिटी, एनर्जी की मैचिंग। लोग दूर नहीं होते, उनकी जिंदगियां एक दूसरे से दूर हो जाती है। 3. एनर्जी मिसमैच। कभी आप ग्रो हो जाते हो और वो रुक जाते हैं, कभी वो बदल जाते हैं और आप वही रह जाते हो। कभी आपकी दुनिया एक्सपैंड होती है और उनकी दुनिया नैरो। एनर्जी का मिसमैच फ्रेंडशिप को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे फेड कर देता है। मेल लिखती है, फ्रेंडशिप्स एंड बिकॉज पीपल चेंज, नॉट बिकॉज पीपल फेल। ये लाइन दोस्ती के दर्द को आधा कर देती है। बुक रीडिंग स्टाइल में ये चैप्टर एक बहुत जेंटल लेसन देता है कि हर दोस्त को आजीवन साथ रखने के प्रेशर को छोड़ दो। कुछ दोस्त आपकी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर होते हैं, पूरा नॉवल नहीं। रिश्तों को ग्रेसफुली रिलीज करना भी एक स्किल है, उनसे मिली मेमोरीज को होल्ड करना, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना। मेल कहती है, कुछ दोस्ती फेड होना बुरा नहीं। कई बार ये एक ओपनिंग होती है उन रिलेशनशिप्स के लिए जिन्हें आपकी लाइफ में आने की जगह ही नहीं मिल रही थी। ये चैप्टर आपको गिल्ट से मुक्त करता है। आप ये समझते हो कि फेडिंग हमेशा बिट्रेल नहीं होता, कभी कभी फेडिंग सिंपली लाइफ का मोशन होता है और इसे ग्रेसफुली स्वीकार करना मैच्योरिटी की निशानी है। अब कमेंट में बताओ, क्या कोई फ्रेंडशिप है जो फेड हो गई और जिसे आज आप थोड़ी सॉफ्टनेस के साथ याद कर पा रहे हो? चैप्टर 13, हाउ टू क्रिएट द बेस्ट फ्रेंडशिप्स ऑफ योर लाइफ। अडल्ट लाइफ की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम दोस्ती को अपने आप होने वाली चीज समझते रहते हैं। हमें लगता है कि अच्छे दोस्त बस मैजिकली मिल जाएंगे, कि कनेक्शन बस अचानक बन जाएगा, कि केमिस्ट्री अपने आप महसूस हो जाएगी। लेकिन मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में एक बिल्कुल अलग सच्चाई लिखती है। अडल्ट फ्रेंडशिप एक्सीडेंटली नहीं होती, अडल्ट फ्रेंडशिप बनाई जाती है और इसे बनाने का सबसे पहला नियम है गो फर्स्ट। किसी भी दोस्ती का पहला कदम वही इंसान उठाता है जो खुद को थोड़ा वल्नरेबल होने की अनुमति देता है, जो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने के बावजूद कॉन्वर्सेशन शुरू करता है, जो पहली मुलाकात में थोड़ा ज्यादा मुस्कुराता है, जो हेलो बोलने की हिम्मत करता है या पूछता है, कभी कॉफी पर मिलना चाहोगे? मेल एक खूबसूरत कहानी शेयर करती है। वो एक नए टाउन में शिफ्ट हुई थी। घर सुंदर था, माहौल शांत था, लेकिन अंदर गहरी लोनलीनेस थी। उन्हें लगता था कि यहां किसी से कनेक्ट करना मुश्किल होगा। उनकी डॉटर्स ने उन्हें एनकरेज किया, मॉम बस एक बार बाहर निकलकर हेलो कहो। मेल ने डरते हुए एक नेबर के दरवाजे पर नॉक किया। उन्होंने सिर पर होंठ काटते हुए सा हाय कहा। एक्सपेक्टेशंस जीरो थी, लेकिन उसी ऑकवर्ड हाय ने मेल की पहले फ्रेंडशिप की नींव रख दी। और कुछ महीनों बाद वो वही नेबर पूरी कम्युनिटी बन चुकी थी। वॉकिंग ग्रुप्स, कॉफी मॉर्निंग्स, वीकेंड प्लान्स और एक ऐसा कनेक्शन जो अकेलेपन को डिसोल्व कर चुका था। मेल लिखती है, यू थिंक यूर वन फ्रेंडशिप अवे फ्रॉम हैप्पीनेस, पर असल में आप सिर्फ एक हेलो दूर होते हैं। अडल्ट फ्रेंडशिप्स बनने के 3 पिलर्स हैं और ये तीनों एक किताब के 3 चैप्टर्स की तरह काम करते हैं। 1. प्रॉक्सिमिटी। अगर आप किसी जगह बार बार दिखाई देते हैं तो लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, चाहे जिम हो, वही कॉफी शॉप हो, कम्युनिटी क्लास हो, रनिंग ट्रेल हो, एक ही जगह पर कंसिस्टेंस दिखाना कनेक्शन बनने की पहली सीढ़ी है। 2. टाइमिंग। कभी 2 लोग अच्छे होते हैं, लेकिन समय सही नहीं होता। कभी आप फ्रेंडशिप चाहते हो, लेकिन सामने वाला किसी कठिन फेज से गुजर रहा होता है। अडल्ट फ्रेंडशिप टाइमिंग की केमिस्ट्री पर चलती है। जब दोनों की लाइफ स्पीड मैच करती है, तभी फ्रेंडशिप पानी की तरह फ्लो करती है। 3. एनर्जी। कुछ लोग आपकी एनर्जी से मेल खा जाते हैं। उनसे बात करके आप हल्का महसूस करते हो, जैसे कोई इनविजिबल कंफर्ट है,
ये एनर्जी मैच फ्रेंडशिप को एफर्टलेसली डीप बनाती है। मेल कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स भी बताती है जिनसे फ्रेंडशिप्स न सिर्फ बनती है बल्कि लंबे वक्त तक टिकती भी है। क्रिएट एनवायरनमेंट्स फॉर फ्रेंडशिप। वॉकिंग ग्रुप बनाओ, बुक क्लब शुरू करो, वीकेंड कॉफी फिक्स कर लो, वॉलंटियर ग्रुप ज्वाइन करो। फ्रेंडशिप पर्पसफुली तब बनती है जब आप ऐसे स्थान चुनते हो जहां नेचुरली कॉन्वर्सेशन हो सके। मास्टर इनिशियल कनेक्शन। लोग अपना नाम सुनकर कनेक्शन महसूस करते हैं। नाम याद रखो, नाम 2 बार रिपीट करो और छोटी सी स्टोरी पूछ लो। आप यहां कब से रहते हैं? यह आपका फेवरेट कॉफी स्पॉट है? सिंपल कॉन्वर्सेशंस फ्रेंडशिप की सीड होती है। नर्चर द कनेक्शन। फ्रेंडशिप एक्सीडेंटल नहीं, कंसिस्टेंट प्रेजेंस से बनती है। एक मैसेज भेज देना, एक छोटी सी चेक इन, किसी को इनवाइट करना, किसी की बात जेन्युइनली याद रखना, यही वो टाइनी स्टेप्स है जो फ्रेंडशिप्स को लाइफ लॉन्ग बना देते हैं। मेल इस चैप्टर में एक बहुत सिनेमैटिक ट्रूथ लिखती है। गिव इट 1 ईयर। अगर आप 1 साल तक जानबूझकर कनेक्शन बनाते रहो तो जिस शहर में आप आज अकेले हो वही शहर 1 साल बाद आपका सबसे बड़ा कंफर्ट बन सकता है। फ्रेंडशिप बच्चों की तरह नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों जैसा कंफर्ट अडल्ट लाइफ में भी पाया जा सकता है। अगर आप रेडी हो गो फर्स्ट बनने के लिए, अब कमेंट में लिखो, क्या आप किसी नए शहर, नई जगह या नई लाइफ स्टेज में हैं, जहां एक छोटी सी हाय से कई बड़ी फ्रेंडशिप्स शुरू हो सकती है। चैप्टर 14, पीपल ओनली चेंज व्हेन दे फील लाइक इट। जिंदगी में एक दर्द ऐसा है जो सबसे ज्यादा थकाता है, दूसरों को बदलने की कोशिश। हम सोचते हैं कि अगर हम प्यार से समझाएंगे, अगर हम बार बार रीजन देंगे, अगर हम एग्जाम्पल दिखाएंगे तो शायद सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में एक सख्त लेकिन बेहद मुक्त करने वाला ट्रूथ लिखती है। लोग तब नहीं बदलते जब आप चाहते हो, लोग तब बदलते हैं जब वो खुद तैयार होते हैं। ये लाइन किसी जंजीर को तोड़ने जैसी है, क्योंकि हम ज्यादातर अपनी एनर्जी वही बर्बाद करते हैं जहां कोई विलिंगनेस ही नहीं होती। मेल एक बहुत पर्सनल स्टोरी शेयर करती है। उनकी फ्रेंड का हस्बैंड बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा था। जंक फूड, 0 एक्सरसाइज, लेट नाइट्स और हर तरह की हैबिट्स जो बाद में ट्रबल बन सकती थी। वो फ्रेंड खुद हेल्दी रहती थी, कॉन्शियस थी, डिसिप्लिन थी। उसने हर पॉसिबल तरीका आजमाया, एक्सरसाइज इक्विपमेंट खरीदे, हेल्दी मील्स बनाए, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स बुक की और बार बार प्यार से कहा, गुस्से में कहा, अच्छे से कहा, रोकर कहा, लेकिन कुछ नहीं बदला, बल्कि उनका मैरिज भारी होने लगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर रेजिस्टेंस पैदा करता है। मेल लिखती है, आप किसी को मजबूर कर सकते हैं सुनने पर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते बदलने पर। और ये बात रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, फ्रेंडशिप, हर जगह सच है। फिर आती है न्यूरोसाइंस। डॉक्टर के बताते हैं कि दिमाग चेंज से क्यों डरता है, क्योंकि दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। भले ही सर्टेनिटी दर्द दे, भले ही सर्टेनिटी अनहेल्दी हो, फिर भी दिमाग कंफर्ट चुनता है। दिमाग कहता है सैम रहेगा तो सेफ रहेगा। और इस पैटर्न को तोड़ने के लिए क्रिटिकल मोमेंट जरूरी है, वो क्लिक जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। मेल इसे इंटरनल रेडनेस कहती है। एक पल, एक रियलाइजेशन, एक सवाल, एक मिरर मोमेंट जहां इंसान अचानक अपने ट्रूथ से भिड़ जाता है और उसी दिन चेंज शुरू होता है। मेल फिर 3 स्टोरीज बताती है। एक अल्कोहलिक जो रिहैब के लेक्चर से नहीं, एक अकेली रात के डर से सोबर हुआ, एक स्टूडेंट जो मां के प्रेशर से नहीं, खुद के एम्बैरसमेंट से पढ़ाई में इंप्रूव हुआ, एक व्यक्ति जिसकी करियर शिफ्ट फैमिली क्राइंग से नहीं, खुद की डिसैटिस्फैक्शन से हुई। सभी कहानियों का एक ही ट्रूथ, चेंज इंटरनल है, बाहरी पुश सिर्फ नॉइज है। अब मेल आपको एक लिबरेशन देती है। अगर आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे थे तो आज एक फैसला करो, लेट देम ड्रिंक, लेट देम वेस्ट टाइम, लेट देम मेक मिस्टेक्स, लेट देम लाइव विद देयर हैबिट्स।
लेट देम फील द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि उनके चेंज की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है, वो सुरक्षित रहें, बाकी उनका रास्ता उनका है। इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, लेट मी स्टॉप पुशिंग, लेट मी सेव माई पीस, लेट मी प्रोटेक्ट माई एनर्जी, लेट मी चूज बाउंड्रीज। क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी सामने वाले के पास स्पेस बनती है खुद का ट्रूथ देखने के लिए। मेल एक ब्यूटिफुल लाइन कहती है, द डे समवन चेंजेस इज द डे दे डिसाइड दे रेडी, नॉट द डे यू डिसाइड दे नीड टू। ये चैप्टर हमें गिल्ट से मुक्त करता है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं शायद मैं कम बोल रहा हूं, शायद मैं सही तरीके से नहीं समझा रहा, शायद मेरी कोशिश में कमी है। लेकिन असल सच्चाई यह है, आपकी कोशिश प्रॉब्लम नहीं, उनकी रेडनेस प्रॉब्लम है। और रेडनेस किसी का गिफ्ट नहीं, एक अंदरूनी जागृति है। अब कमेंट में बताओ, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे बदलने की कोशिश करते करते आप खुद थक चुके हो? चैप्टर 15, अनलॉक द पावर ऑफ योर इन्फ्लुएंस। दूसरों को बदलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन दूसरों को इन्फ्लुएंस करना आपका सुपर पावर हो सकता है। और इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल नहीं होता, इन्फ्लुएंस का मतलब है ऐसा माहौल बनाना जहां सामने वाला खुद को बदलने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करे, ना कि प्रेशर्ड। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में एक ऐसा फ्रेमवर्क बताती है जिसे पढ़कर लगता है कि यह हर रिश्ते के लिए एक इनविजिबल मैनुअल है। नाम है द एबीसी लूप। ये उतना ही सिंपल है जितना पावरफुल। अपोलोजाइज और फिर आस्क। मैं लिखती है कि अगर आप किसी को बदलने की कोशिश करते रहे हैं, उन पर दबाव बनाया है, उन्हें फोर्स किया है, तो सबसे पहले आपको उन्हें कंट्रोल से मुक्त करना होगा। और ये एक सिंपल ब्रेव सेंटेंस से शुरू होता है, आई एम सॉरी, आई पुश्ड यू टू मच। ये अपॉलॉजी कोई डिफीट नहीं, ये फ्रंट डोर है जहां से ट्रस्ट दोबारा अंदर आता है। अपॉलॉजी के बाद आता है आस्क, लेकिन ये आस्क जजमेंट वाला नहीं, क्यूरियोसिटी वाला होना चाहिए। तुम खुद इस सिचुएशन के बारे में कैसा महसूस करते हो? तुम क्या चेंज करना चाहते हो? तुम्हें क्या आसान लगेगा? ऐसे सवाल इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं, और वही सोच अंदर का स्विच ऑन कर देती है। बी बैक ऑफ और बिहेवियर ऑब्जर्व करो। ये वो हिस्सा है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि पेशेंस यहां बहुत काम आता है। मेल कहती है, जब आप स्टेप बैक लेते हो तो सामने वाले के पास फाइनली खुद होने की जगह मिलती है। अब वो आपके प्रेशर से नहीं, अपने डिजायर से ऑपरेट करते हैं। आपको सिर्फ क्वाइटली ऑब्जर्व करना है, वो क्या कर रहे हैं, वो छोटा भी चेंज दिखा रहे हैं या वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। बैक ऑफ वो जगह है जहां मैजिक शुरू होता है। सी सेलिब्रेट प्रोग्रेस और खुद चेंज मॉडल करो। मैं लिखती है, अगर कोई इंसान टाइनिएस्ट भी इंप्रूवमेंट करे तो उसे सेलिब्रेट करो। एक छोटा स्टेप भी किसी की पूरी साइकोलॉजी बदल सकता है। लेकिन सेलिब्रेशन सिर्फ उनकी नहीं, आपकी भी होनी चाहिए। आप खुद अपनी बेस्ट वर्जन बनकर उन्हें इन्फ्लुएंस करते हो। आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन, आपकी कामनेस सामने वाले के दिमाग में क्वाइटली एक ब्लूप्रिंट बनाती है। इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं, एनर्जी से आता है। मेल इस चैप्टर में कुछ हार्ट टचिंग स्टोरीज लिखती है। एक मां जिसने अपने बेटे के ग्रेड्स बदले, डांट कर नहीं बल्कि सेलिब्रेट करके। एक मैनेजर जिसने अपनी टीम को ट्रांसफॉर्म किया, कमांड से नहीं, क्वेश्चंस और अप्रिशिएशन से। एक पत्नी जिसने अपने पार्टनर की अनहेल्दी हैबिट्स को नैगिंग से नहीं, अपने क्वाइट कंसिस्टेंसी से शेप किया। और एक टीचर जिसने बच्चों के बिहेवियर को क्रिटिसिज्म से नहीं, टाइनी प्रोग्रेस हाइलाइट से शिफ्ट कर दिया। हर कहानी एक ही ट्रूथ दिखाती है, लोग कंट्रोल से नहीं बदलते, लोग कंपैशन से बदलते हैं। फिर आता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट, अगर 3 महीनों तक भी एबीसी लूप काम न करे तो क्या करें? मेल इस जगह ब्रूटल ऑनेस्टी लिखती है। डी डिसाइड करो कि क्या ये बिहेवियर आपके लिए डील ब्रेकर है, क्या ये रिलेशनशिप आपके बाउंड्रीज के भीतर है,
क्या आप इससे जेन्युइनली जी सकते हो? ई, एंड योर बिचिंग या एंड द रिलेशनशिप। अगर आप रहना चाहते हो तो कंप्लेनिंग बंद करो। अगर आप रह नहीं सकते तो ग्रेसफुली एग्जिट करो, लेकिन बीच में मत अटके रहो। वही सबसे ज्यादा पेन होता है। मेल की आखिरी लाइन इस चैप्टर में पूरी किताब की बैकबोन जैसी लगती है। द मोमेंट यू स्टॉप ट्राइंग टू चेंज समवन इज द मोमेंट दे फाइनली फील फ्री इनफ टू चेंज। अब कमेंट में बताओ, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप इंस्पायर करना चाहते हैं, ना कि कंट्रोल? चैप्टर 16, द मोर यू रेस्क्यू द मोर दे सिंक। कभी किसी को इतना प्यार किया है कि उसकी हर तकलीफ आपकी अपनी लगने लगी हो? उसका हर प्रॉब्लम आपके सीने पर पत्थर की तरह बैठ जाए? आप उसके हर गिरने पर दौड़कर उसे उठाने पहुंच जाए, क्योंकि आपको डर होता है कि अगर आपने नहीं पकड़ा तो वो टूट जाएगा। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर में एक ऐसे ट्रूथ को खोलती है जो सुनने में कठोर है, लेकिन समझ में आ जाए तो जिंदगी का आधा बोझ उतर जाता है। जितना आप किसी को रेस्क्यू करते हो उतना वो सिंक होने लगता है। ये लाइन सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये साइकोलॉजी है, क्योंकि जब आप बार बार किसी को बचाते हो तो आप उसकी ताकत नहीं बढ़ाते, आप उसकी ताकत खत्म कर देते हो। मेल एक पावरफुल कहानी से शुरुआत करती है, एक मां की जो अपने अडल्ट बेटे की हर गलती, हर केओस, हर फाइनेंशियल मेस को बार बार कवर करती रही। उसने बिल्स भरे, एक्सक्यूजेस बनाई, फिर से मनी दी, फिर से ट्रस्ट किया, फिर से उम्मीद की, लेकिन उसका बेटा सुधरा नहीं। और मां हर दिन और थकती गई। वो सोचती थी अगर मैं नहीं हेल्प करूंगी तो ये टूट जाएगा। पर मेल कहती है, पीपल डोंट चेंज बिकॉज ऑफ रेस्क्यू, पीपल चेंज बिकॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। जब आप किसी की गिरावट से पहले ही उसे पकड़ लेते हो तो वो कभी सीखता नहीं कि खड़े कैसे होना है। आप उसे सेव करते हो, लेकिन आप उसका ग्रोथ चुरा लेते हो। फिर मेल एक सेकंड स्टोरी लिखती है, एक लड़की की जो डिप्रेशन में थी। उसकी फ्रेंड उसे हर तरह से फिक्स करने की कोशिश करती रही, एडवाइस दी, मोटिवेट किया, सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो फिक्स करने की कोशिश करती गई, लड़की और डिस्टेंट होती गई। क्यों? क्योंकि इंसान तब तक नहीं हील कर सकता जब तक वो खुद हेल्प लेने का डिसीजन न ले। हेल्प और रेस्क्यू में फर्क होता है। हेल्प सपोर्ट करती है, रेस्क्यू रिप्लेस कर देती है। हेल्प कंपेनियन है, रेस्क्यू बर्डन है। जब आप किसी की जर्नी उसके लिए उठाने लगते हो तो वो जर्नी उसकी नहीं रह जाती, वो आपकी बन जाती है। और वही असली डूबना है। मेल न्यूरोसाइंस लाती है। डॉक्टर वॉल्डिंगर बताते हैं कि दिमाग तब तक बिहेवियर नहीं बदलता जब तक उसे अपने एक्शंस का नेचुरल आउटकम महसूस न हो। जब आप किसी को बार बार बचाते हो तो आप उसका आउटकम छीन लेते हो, यानी आप उसकी लर्निंग छीन लेते हो। दिमाग कभी नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया और क्यों ठीक करना जरूरी है, क्योंकि उसे कभी कॉन्सिक्वेंसेस महसूस ही नहीं हुए। और तब इंसान आराम से उसी साइकिल को रिपीट करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कोई ना कोई मुझे बचा लेगा। मेल समझाती है कि सपोर्ट के 3 लेवल्स होते हैं। एक, हार्मफुल हेल्प, जहां आप उसकी जगह डिसीजंस लेते हो, उसकी जगह प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो, उसकी जगह जिम्मेदारी उठाते हो। ये प्यार नहीं, ये कंट्रोल का एक दूसरा रूप है। 2, हेल्दी सपोर्ट, जहां आप साथ रहते हो लेकिन उसकी जगह नहीं चलते, बाउंड्रीज होती है, ओनरशिप होती है। 3, इमरजेंसी इंटरवेंशन, जहां लाइफ, हेल्थ या सेफ्टी खतरे में हो। ये रेस्क्यू नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन 90% टाइम लोग इमरजेंसी को बना देते हैं एक्सक्यूज। और मेल कहती है, अगर हर प्रॉब्लम इमरजेंसी लगती है तो इसका मतलब है कि आप एडिक्शन की तरह रेस्क्यू कर रहे हो। फिर मेल वो ट्रूथ लिखती है जिसे पढ़कर मन में एक चुप्पी उतर जाती है। आप किसी को बचाकर स्ट्रॉन्गर नहीं बनाते, आप उसे वीकर बनाते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ पेन से आती है,
रेजिलियंस स्ट्रगल से, क्लैरिटी कॉन्सिक्वेंसेस से। और जब आप ये सब हटा देते हो तो इंसान हॉलो हो जाता है। आप सोचते हो कि आप लव कर रहे हो, लेकिन असल में आप उनके ग्रोथ से प्यार छीन रहे हो। आप सोचते हो कि आप उन्हें होल्ड कर रहे हो, लेकिन असल में आप उन्हें डिपेंडेंट बना रहे हो। मेल इस चैप्टर को एक सोलफुल परमिशन के साथ खत्म करती है। कभी कभी सबसे लविंग काम उन्हें गिरने देना होता है ताकि वो उठना सीख सके। लेट देम स्ट्रगल, लेट देम लर्न, लेट देम फेस देयर ट्रूथ, लेट देम हिट देयर टर्निंग पॉइंट। और फिर क्वाइटली कहो, लेट मी होल्ड माई बाउंड्री, लेट मी स्टॉप फिक्सिंग व्हाट इजंट माइन, लेट मी लव विदाउट रेस्क्यूइंग, लेट मी प्रोटेक्ट माई पीस। अब कमेंट में बताओ, क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा रिश्ता है जहां आप रेस्क्यू करते करते खुद टूटने लगे थे? चैप्टर 17, हाउ टू प्रोवाइड सपोर्ट द राइट वे। किसी को समर्थन देना, सपोर्ट, एक खूबसूरत काम है, लेकिन सपोर्ट और रेस्क्यू के बीच एक पतली सी, नजर न आने वाली लाइन होती है। और ज्यादातर लोग प्यार में, डर में या गिल्ट में, अनजाने में उस लाइन को पार कर जाते हैं। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर की शुरुआत एक ऐसा ट्रूथ लिखकर करती है जो हर मदद करने वाले दिल को झकझोर देता है। अनकंडीशनल लव का मतलब अनकंडीशनल मनी नहीं होता। अनकंडीशनल सपोर्ट का मतलब अनकंडीशनल रेस्क्यू नहीं होता। ये पढ़ते ही मन में एक धीमी सी चुप्पी गिरती है, क्योंकि हम इसे कई लोग प्यार के नाम पर बहुत कुछ दे देते हैं। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा और कभी कभी अपना मेंटल हेल्थ भी। लेकिन मेल कहती है, सपोर्ट को सीमा चाहिए। सीमा ना हो तो सपोर्ट पॉइजन बन जाता है। मेल इस चैप्टर में सबसे पहले द मनी प्रिंसिपल समझाती है। यह प्रिंसिपल जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल। मनी बिना बाउंड्रीज डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। लोग अक्सर पैसे को प्यार का एक्सप्रेशन समझ लेते हैं, पर बिना रूल्स के पैसा देना किसी को बचाने का नहीं, किसी को कमजोर करने का तरीका बन जाता है। मेल एक फैमिली की कहानी बताती है। एक अडल्ट सन लगातार जॉब बदलता, कर्ज में डूबता और हर बार पेरेंट्स उससे पहले उसकी गलती को कवर कर देते, रेंट भर देते, बिल्स निपटा देते, एक्सक्यूजेस बना देते। वो बच्चा नहीं सुधरा क्योंकि कभी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना किया ही नहीं। फिर एक दिन पेरेंट्स ने रूल्स लगाए, रेंट तभी भरेंगे जब वो थेरेपी अटेंड करेगा, फूड तभी मिलेगा जब वो जॉब सर्च करेगा, और रूल्स टूटेंगे तो सपोर्ट बंद। और मिरेकल ये नहीं था कि कॉन्सिक्वेंसेस आए, मिरेकल ये था कि पहली बार ग्रोथ हुई, क्योंकि बाउंड्रीज ने स्पेस दी ग्रोथ के लिए, मैच्योरिटी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए। मेल इस चैप्टर में क्लैरिटी से बताती है कि सपोर्ट 3 चीजों पर टिकता है। 1, क्लियर बाउंड्रीज, ये समझना कि आपकी मदद कितनी है और कहां खत्म होती है। बाउंड्रीज सपोर्ट का विरोध नहीं, सपोर्ट का बैकबोन है। 2, कंडीशंस दैट एनकरेज ग्रोथ, सपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो इंसान को मजबूत बनाए, ना कि डिपेंडेंट। जैसे थेरेपी अटेंड करने पर पैसा देना, सोब्रिटी के रूल्स पर हाउसिंग देना, स्टडीज की एफर्ट्स पर ट्यूशन देना। सपोर्ट को डायरेक्शन चाहिए। 3, प्रेजेंस विदाउट ओवररीच, किसी के साथ बने रहना बिना उसकी जिम्मेदारी उठाए। यह सबसे मैच्योर फॉर्म ऑफ लव है। मेल 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देती है। एक पिता जिसने अपनी डॉटर की रिहैब तभी फंड की जब वो खुद अटेंड करने के लिए तैयार हुई। एक वाइफ जिसने अपने पार्टनर के फाइनेंशियल मेस को साफ करने से मना किया, लेकिन उसे इमोशनल प्रेजेंस दी और इसने पार्टनर को खुद उठने की ताकत दी। एक फ्रेंड जिसने डिप्रेशन से लड़ रही अपनी दोस्त को एडवाइस या फिक्सिंग नहीं दी, बल्कि सिर्फ साथ बैठने का सपोर्ट दिया और प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प दिलवाई। हर एग्जाम्पल एक ही बात दिखाता है, सपोर्ट का मतलब जिम्मेदारी उठाना नहीं, सपोर्ट का मतलब स्पेस बनाना है। स्पेस जहां सामने वाला खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके। मेल आगे कहती है कि हीलिंग के लिए सबसे जरूरी चीज एनवायरनमेंट होता है। आप किसी के लिए एनवायरनमेंट बना सकते हो,
लेकिन जर्नी उन्हें ही तय करनी है। फिजिकल एनवायरनमेंट, एक साफ जगह, हेल्दी फूड, रेस्ट का माहौल, जिम की एक्सेस, ये सब हीलिंग के लिए फ्यूल है। इमोशनल एनवायरनमेंट, कम जजमेंट, ज्यादा लिसनिंग, ज्यादा पेशेंस, कंसिस्टेंट बाउंड्रीज, प्रैक्टिकल सपोर्ट, अपॉइंटमेंट्स बुक कराना, रिसोर्सेज देना, हॉटलाइन नंबर साझा करना, सपोर्ट ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करना, ये सब हेल्प है, लेकिन फिक्सिंग नहीं। और यही फर्क सपोर्ट को सही बनाता है। चैप्टर के अंत में मेल एक बहुत मैच्योर और सोलफुल लाइन लिखती है, किसी को सपोर्ट देना तब सबसे पावरफुल होता है जब वो उन्हें गिरने नहीं देता और खुद की कीमत पर उन्हें उठाने की कोशिश भी नहीं करता। लेट देम टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट देम फेस देयर जर्नी, लेट देम फील कॉन्सिक्वेंसेस, लेट देम राइज ऑन देयर ओन टाइमलाइन। और क्वाइटली अपने भीतर कहो, लेट मी स्टे काइंड, लेट मी स्टे स्टेडी, लेट मी स्टे सपोर्टिव, लेकिन लेट मी नेवर लूज माई सेल्फ वाइल हेल्पिंग समवन एल्स। अब कमेंट में बताओ, क्या कभी आपने किसी को सपोर्ट करते करते खुद को खोते खोते बचाया है? चैप्टर 18, लेट देम शो यू हु दे आर। कभी कभी हम लोगों को उनके पोटेंशियल के आधार पर प्यार करते हैं, ना कि उनकी रियलिटी के आधार पर। हम सोचते हैं, अगर ये थोड़ा बदल जाए तो, अगर ये कमिटमेंट देने लगे तो, अगर ये मेरी तरह सोचना सीख जाए तो। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां हम तब करते हैं जब हम किसी की इमेजिनेशन से प्यार करने लगते हैं और उनकी एक्चुअल बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। मेल रॉबिन्स इस चैप्टर की शुरुआत एक ऐसी पेनफुली ऑनेस्ट ट्रूथ से करती है, लोग वैसे ही है जैसे वो रोज बिहेव करते हैं, ना कि जैसे आप चाहते हैं कि वो हो। ये लाइन उतनी ही शांत है जितनी कटु, लेकिन जितनी जल्दी इसे समझ लो जिंदगी उतनी आसान हो जाती है। मेल लिखती है, रिश्तों में हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हम किसी को प्रेम से सुधार लेंगे, हम उन्हें प्यार में मोल्ड कर देंगे, उनकी आदतें बदल देंगे, उनकी प्रायोरिटीज ठीक कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है, आप किसी को लव करके चेंज नहीं कर सकते, आप बस ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि वो असल में कौन है। और लोगों को समझने का सबसे आसान तरीका है, ऑब्जर्व करो कि वो क्या करते हैं, ना कि वो क्या कहते हैं। मेल एक पावरफुल स्टोरी लिखती है, एक महिला की जो 7 साल तक एक ऐसे इंसान के साथ रही जो हमेशा कहता था कि मैं एक दिन रेडी हो जाऊंगा, बस थोड़ा और समय चाहिए, अभी करियर सेट होने दो। 7 साल, वो एक दिन कभी नहीं आया, क्योंकि रियलिटी सिंपल थी, उस इंसान की एक्शंस कमिटमेंट नहीं दिखा रही थी। मेल कहती है, अगर कोई रेडी नहीं है तो वो रेडी नहीं है, चाहे आप कितनी भी स्पेशल क्यों न हो। ये सुनना दर्दनाक है, लेकिन ये इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत भी है। मेल इस चैप्टर में मैथ्यू हसी का एक कॉन्सेप्ट लाती है जिसने इस थॉट को क्रिस्टल क्लियर बना दिया। लोग आपको तभी दिखाते हैं कि वे कौन है जब आप देखने के लिए तैयार हो। देखना मुश्किल होता है क्योंकि देखने का मतलब इल्यूशंस टूटना होता है, उम्मीदें गिरना होती है, और कभी कभी आपको खुद से स्वीकार करना पड़ता है कि आपने गलत इंसान चुना था। लेकिन एक्सेप्टेंस ही वो जगह है जहां क्लैरिटी जन्म लेती है। मेल बताती है कि लोग 4 चीजों में अपनी असलियत दिखाते हैं। 1, उनका एफर्ट, 2, उनकी कंसिस्टेंसी, 3, उनके बाउंड्रीज के प्रति रिस्पेक्ट, 4, कॉन्फ्लिक्ट में उनका बिहेवियर। मेल कहती है, किसी को समझने के लिए उनके शब्द मत सुनो, उनकी साइलेंस सुनो, उनकी एक्सक्यूजेस सुनो, उनकी रिपीटेड पैटर्न्स देखो। लोग एक्शंस में साफ नजर आते हैं, बस हम देखने को रेडी नहीं होते। मेल आपको एक ब्रूटल क्वेश्चन देती है, एक ऐसा सवाल जो किसी भी रिलेशनशिप का ट्रूथ खोल देता है। अगर तुम उन्हें वैसे ही मान लो जैसे वो अभी है, तो क्या तुम उनके साथ रहना चाहोगे? यदि आंसर हां, तो आप सही जगह हो। यदि आंसर नहीं है, तो आप किसी इल्यूजन में हो। फिर मेल एक और सच लिखती है, गलत इंसान को चेस करते हुए
आप सही इंसान को खो देते हो, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है, पेशेंस लिमिटेड है, और दिल वो सबसे ज्यादा फ्रेजाइल है। जब आप किसी ऐसे इंसान को पकड़कर बैठे रहते हो जो रिपीटेडली प्रूव करता है कि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं हो, तो आप खुद की ही कीमत गिराते हो। लेट देम शो यू हु दे आर, लेट देम कीप देयर बिहेवियर, लेट देम चूज देयर पेस, लेट देम डिसाइड देयर एफर्ट, और फिर क्वाइटली अपने भीतर कहो, लेट मी चूज कैसे रिस्पॉन्ड करना है, लेट मी ऑनर मेरी वर्थ, लेट मी वॉक अवे अगर मुझे कम मिल रहा है, लेट मी स्टॉप फिक्सिंग वॉट इजंट माइन। इस चैप्टर का अंतिम मैसेज पूरे दिल को एक साथ दुखाता भी है और मुक्त भी करता है। आप किसी को बदलने के लिए नहीं बनाए गए थे। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, देखो, समझो और फैसला करो कि क्या ये व्यक्ति आपकी शांति, आपके समय और आपके दिल के लायक है। अब कमेंट में बताओ, क्या कभी किसी ने एक्शन से दिखा दिया था कि वो कौन है, लेकिन आपका दिल फिर भी उम्मीद में अटका रहा? चैप्टर 19, हाउ टू टेक योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। रिश्ता आगे बढ़ाना, कमिटमेंट की बातें करना, किसी से अपने दिल की सच्चाई कह देना। ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये इंसान के अंदर सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाले मोमेंट होते हैं, क्योंकि कमिटमेंट के पीछे एक छिपा हुआ भय रहता है। अगर मैंने अपनी असली इच्छा बता दी तो क्या वो मुझसे दूर हो जाएंगे? मेल रॉबिन्स इस चैप्टर की शुरुआत इस ब्रूटल ट्रूथ से करती है। कमिटमेंट की बातचीत अल्टीमेटम नहीं होती, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बातचीत होती है। ये लाइन रिलेशनशिप के मीनिंग को ही बदल देती है, क्योंकि हम अक्सर कमिटमेंट को दूसरे व्यक्ति के ऊपर दबाव डालने वाली चीज समझते हैं, लेकिन मेल कहती है कमिटमेंट की बात असल में दूसरे को नहीं, खुद को क्लैरिटी देने के लिए होती है। मेल इस बात को बार बार रिपीट करती है, आप कमिटमेंट मांग नहीं रहे, आप ये जान रहे हो कि क्या दोनों लोग समय और दिल एक ही दिशा में निवेश कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि प्यार डायरेक्शन के बिना बस एक खूबसूरत कंफ्यूजन है। मेल मैथ्यू हसी का एक पावरफुल फ्रेमवर्क लाती है जो कमिटमेंट कॉन्वर्सेशन को ना ऑकवर्ड बनाता है, ना थ्रेटनिंग, ना इमोशनल ड्रामा। मेल कहती है कमिटमेंट की बातचीत का पहला रूल है एनवायरनमेंट सही चुनो, नाराजगी में मत करो, किसी फाइट के बाद मत करो, प्रेशर में मत करो, शांत समय, कंफर्ट वाला माहौल और दिल साफ। यहीं से शुरुआत होती है। फिर आता है द स्क्रिप्ट, मेल का फेवरेट पार्ट। वो लिखती है कि अगर आपको नहीं पता कैसे शुरू करें तो बस ये लाइन कह दो, आई हैव लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद यू एंड आई नो माई सेल्फ, आई एम लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट, आई वॉन्टेड टू सी इफ हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। ये लाइन उतनी जेंटल है जितनी पावरफुल। इसमें गिल्ट नहीं, एक्यूजेशन नहीं, प्रेशर नहीं, बस क्लैरिटी है, और क्लैरिटी हमेशा रिस्पेक्ट लाती है। मेल कहती है कमिटमेंट की ये बातचीत 3 चीजें क्लियर करती है। आप अपने टाइम को वैल्यू करते हैं, आप अपनी जरूरतें जानते हैं, आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे, आप बस शेयर्ड विजन देख रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप रेडी है कि अगर जवाब आपके फेवर में ना हो तब भी आप अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ेंगे। मेल इस चैप्टर में 4 रील स्टोरीज बताती है जो कमिटमेंट की सच्चाई को बेहद खूबसूरती से दिखाती है। एक लड़की जो सालों कैजुअली डेट करती रही क्योंकि उसे डर था कि कमिटमेंट पूछने से आदमी डर जाएगा, और जब फाइनली पूछा, सच्चाई सामने आई, वो आदमी कमिटमेंट रेडी नहीं था। लड़की ने पीसफुली मूव ऑन किया और 1 साल में उसे सही इंसान मिला जो उसकी क्लैरिटी से ही प्रभावित था। एक कपल जिसने ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन के बाद पहली बार एक डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू किया और रिश्ता मजबूत हुआ। एक बॉयफ्रेंड जिसने कहा कि अभी नहीं, और लड़की ने ग्रेसफुली खुद को वैल्यू करते हुए रिलेशनशिप खत्म कर दिया, बिना गिल्ट, बिना ड्रामा। और सबसे इंस्पायरिंग, मैथ्यू हसी की वाइफ ऑड्रे की कहानी, जिसने कामली, रिस्पेक्टफुली, ऑनेस्टली अपनी इच्छा और बाउंड्रीज रखी
और मैथ्यू ने खुद महसूस किया कि यही वो रिश्ता है जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है। कमिटमेंट प्रेशर से नहीं, क्लैरिटी से आता है। मेल एक डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट बताती है, अगर किसी को खोने का डर आपके ट्रूथ से बड़ा हो जाए तो रिलेशनशिप पहले ही कमजोर है। आपको अपनी इच्छा कहने में डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते को ट्रूथ मार दे वो रिश्ता पहले से हॉलो था। इस चैप्टर के अंत में मेल एक सोल टचिंग लाइन लिखती है, यू नॉट आस्किंग फॉर परमिशन टू वॉन्ट वॉट यू वॉन्ट, यू चूजिंग टू इन्वेस्ट योर टाइम where your values are respected. Let them tell you their truth. Let them choose their path. Let them decide their timing. Let them reveal their heart. और अपने भीतर softly कहो, Let me honor my standards. Let me stay honest. Let me value my time. Let me walk toward the love I deserve. अब कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी कमिटमेंट मांगने से डरकर खुद को ही पीछे खींच लिया था? चैप्टर 20, हाउ एवरी एंडिंग इज अ ब्यूटिफुल बिगिनिंग। जिंदगी में कुछ एंडिंग्स ऐसी होती है जो बाहर से सिर्फ ब्रेकअप लगती है, लेकिन अंदर से वह एक इमोशनल अर्थक्वेक होती है। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन मेल रॉबिन्स कहती है समय कुछ नहीं ठीक करता, ठीक करती है आपकी चॉइसेस। और जब एक रिश्ता खत्म होता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, हैबिट्स टूटती है, रूटीन्स टूटती है, आइडेंटिटी टूटती है, और सबसे पेनफुल वो भविष्य टूटता है जिसे आपने दो लोगों के लिए अपने दिमाग में सालों से बनाया हुआ था। एक एंडिंग कभी सिर्फ एंडिंग नहीं होती, वो एक पूरा नर्वस सिस्टम रीसेट होती है। मेल इस चैप्टर की शुरुआत न्यूरोसाइंस से करती है। डॉक्टर एंड का रिसर्च बताता है ब्रेकअप्स का असर दिमाग पर फिजिकल पेन जैसा होता है, दिमाग विथड्रॉल में चला जाता है, जैसे कोई एडिक्शन छूट रही हो, क्योंकि प्यार सिर्फ इमोशन नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल वायरिंग है, और उस वायरिंग का टूटना दर्द देता है। इसलिए ब्रेकअप के बाद दिल सिर्फ उदास नहीं होता, बॉडी भी बेचैन होती है, रातें भारी हो जाती है, माइंड हर 5 मिनट में पुरानी चीजों को रीप्ले करता है। ये वीकनेस नहीं, ये आपकी ब्रेन बायोलॉजी है। मेल एक सिंपल ट्रूथ बताती है, breakups hurt because routines break. Healing begins when new routines start. पर ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो महसूस करते हैं कि टाइम खुद कर देगा, लेकिन टाइम तब तक कुछ नहीं करता जब तक आप एक्शन नहीं लेते। हीलिंग एक वर्ब है, कुछ करने से आती है, कुछ बदलने से आती है, कुछ छोड़ने से आती है। मेल आपको 4 पावरफुल स्टेप्स देती है जो किसी भी एंडिंग को एक बिगिनिंग में बदल सकते हैं। 1. एनवायरमेंटल रीसेट। पुराने मैसेजेस, पुरानी पिक्चर्स, पुरानी जगहें, ये सब आपके नर्वस सिस्टम में पुराने पैटर्न्स एक्टिवेट करती है। इन्हें हटाना हर्टलेस होना नहीं, हीलिंग शुरू करना है। घर का एक कोना बदलना, कपड़े शिफ्ट करना, रूम की एनर्जी बदलना, ये सब दिमाग को सिग्नलिंग देते हैं कि एक नया चैप्टर आया है। 2. पैटर्न रीसेट। आपका दिमाग वही आदतें रिपीट करता रहता है जो उसने रिलेशनशिप में सीखी थी। सुबह की चैट्स, लेट नाइट कॉल्स, कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग्स, नई रूटीन्स बनाओ। सुबह वॉक करो, जिम शुरू करो, न्यू म्यूजिक सुनो, किसी क्लास में ज्वाइन करो। जब पैटर्न्स ब्रेक होते हैं तो पेन कम हो जाता है। 3. आइडेंटिटी रीसेट। रिलेशनशिप में इंसान अक्सर अपनी आइडेंटिटी मर्ज कर देता है। ब्रेकअप के बाद सवाल ये नहीं होता वो कौन था, सवाल ये होता है मैं कौन हूं। मेल कहती है आइडेंटिटी को रिक्रिएट करना हीलिंग की सबसे पावरफुल स्टेज है। नई स्किल्स सीखो, नई हॉबीज पकड़ो, नई जगह जाओ, नई आदतें अडॉप्ट करो। 4. सोशल इमोशनल रीसेट। लोग ब्रेकअप्स में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो खुद को अकेला कर लेते हैं, लेकिन मनुष्यों की बॉडी कनेक्शन से हील करती है। टच से, कॉन्वर्सेशन से, कंपनी से, लाफिंग से। दुनिया में कोई भी दिल अकेले हील नहीं होता, इसलिए लोगों को वापस अलाउ करो। फ्रेंड्स को, फैमिली को,
न्यू सोशल सर्कल्स को। फिर आता है ब्रेकअप का सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, नो कॉन्टैक्ट। मेल स्पष्ट करती है, नो कॉन्टैक्ट पनिशमेंट नहीं, न्यूरल डिटॉक्स है। आप अपने दिमाग को स्पेस देते हैं ताकि वो नई वायरिंग बना सके। और रिसर्च कहती है 30 डेज में ब्रेन केमिस्ट्री में पहले बड़े चेंजेस आते हैं। ये चीट नहीं है, ये रिकवरी है। मेल एक डीपली इमोशनल ट्रूथ लिखती है, ब्रेकअप्स तुम्हें नहीं तोड़ते, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस और इल्यूशंस तोड़ते हैं। ट्रूथ कभी पेनफुल नहीं, ट्रूथ लिबरेटिंग होता है। कभी एंडिंग आपको उस इंसान से नहीं बचाती जो गलत था, कभी एंडिंग आपको उस इंसान की तरफ ले जाती है जो सही होगा, और कभी एंडिंग आपको खुद की तरफ वापस ले आती है। चैप्टर के अंत में मेल एक ऐसी लाइन लिखती है जो किसी भी टूटे हुए दिल की सैनिटी वापस ला सकती है। यू आर द लव ऑफ योर लाइफ, यू स्टे, एवरीवन एल्स इज ऑप्शनल। लेट देम मूव ऑन देयर टाइमलाइन, लेट देम टेल देयर स्टोरी, लेट देम हील देयर वे, लेट देम बी पार्ट ऑफ योर पास्ट। और अपने भीतर सॉफ्टली कहो, लेट मी बिल्ड अ न्यू लाइफ, लेट मी क्रिएट न्यू ड्रीम्स, लेट मी चूज माई पीस, लेट मी वॉक इन टू द बिगिनिंग। जो मेरे लिए इंतजार कर रहा है। अब कमेंट में लिखो, क्या आपको भी कभी ऐसा एंडिंग मिला जो बाद में ब्लेसिंग बन गया?